नमस्कार दोस्तों, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी दयाशंकर पांडे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ, अरस्तू के अनुसार संविधानों के वर्गीकरण का चक्रीय सिद्धांत। आप जानते हो अरस्तू ने 158 संविधानों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था, जो तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों के 158 शासन व्यवस्थाएं थीं, उनको अरस्तू ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जिनकी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था। और वहाँ अध्ययन करने के बाद उसने अपनी किताब लिखी थी पोलिस, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं। अरस्तू ने 158 संविधानों का वर्गीकरण पर करने के पश्चात संविधानों के वर्गीकरण का एक चक्रीय सिद्धांत दिया था। संविधानों के वर्गीकरण का एक चक्रीय सिद्धांत दिया था। और चक्र का मतलब आप जानते हो दोस्तों, चक्र का मतलब है कि एक चक्र जो ये बताता है कि चक्र हमेशा चलता रहेगा। चक्र आप जानते हो कभी रुकता नहीं है। अरस्तू कहता है कि संविधानों में ऐसे ही परिवर्तन होता रहेगा, और संविधानों में जो परिवर्तन होता है वही क्रांति है। अरस्तू कहता है कि जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं, क्या बदलती हैं? ऋतुएं बदलती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, उसी प्रकार संविधान में परिवर्तन होता है। अरस्तू कहता है सर्वश्रेष्ठ संविधान है राजतंत्र। क्या है सर्वश्रेष्ठ संविधान? राजतंत्र। लेकिन राजतंत्र बदलेगा तो किस में बदलेगा? राजतंत्र बदलेगा निरंकुश तंत्र में। किस में बदलेगा? निरंकुश तंत्र में। मैं अभी आपको बताऊंगा राजतंत्र में और निरंकुश तंत्र में क्या अंतर है। हालांकि दोनों में ही एक व्यक्ति का शासन होता है। और अगर निरंकुश तंत्र बदलेगा तो निरंकुश तंत्र बदलेगा दोस्तों कुलीन तंत्र में। किस में बदलेगा? कुलीन तंत्र में। तो मैं अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण बता रहा हूँ। जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन होता है, उसी प्रकार संविधानों में परिवर्तन होता है। संविधानों का चक्रीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत। तो देखो अरस्तू कहता है कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ संविधान है, लेकिन जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं उसी प्रकार से संविधान बदल जाते हैं। तो राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ संविधान है। राजतंत्र बदलेगा तो निरंकुश तंत्र में बदलेगा, निरंकुश तंत्र बदलेगा तो कुलीन तंत्र में बदलेगा, कुलीन तंत्र बदलेगा तो धनिक तंत्र में बदलेगा। किस में बदलेगा? धनिक तंत्र में बदलेगा। और धनिक तंत्र बदलेगा तो संयत लोकतंत्र में बदलेगा। संयत लोकतंत्र, इसको उदार लोकतंत्र भी कह सकते हैं। लोकतंत्र बदलेगा तो भीड़ तंत्र में बदलेगा, जिसे अरस्तू डेमोक्रेसी कहता है। और भीड़ तंत्र वापस किस में बदल जाएगा? राजतंत्र में बदल जाएगा। अरस्तू के अनुसार 3 संविधान विशुद्ध हैं, 3 संविधान विकृत हैं। अरस्तू ने कुल संविधान बताए हैं 6। अरस्तू कहता है जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं उसी प्रकार से संविधान बदलते हैं। अरस्तू कहता है कि संख्या के आधार पर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता हो सकती है। ये देखो दोनों में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है। कुछ लोगों के हाथ में सत्ता हो सकती है, इसमें कुछ लोगों के हाथ में सत्ता है। और बहुसंख्यक लोगों के हाथ में सत्ता हो सकती है, इसमें बहुसंख्यक लोगों के हाथ में सत्ता है, और इसमें एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है। तो इसे तो कहेंगे संख्या के आधार पर वर्गीकरण। फिर अरस्तू कहता है कि एक होता है विशुद्ध संविधान और एक होता है विकृत संविधान। विशुद्ध संविधान में कानून की सर्वोच्चता होती है। तो संविधान विशुद्ध का मतलब है 1 नंबर का संविधान, 3 नंबर का संविधान और 5 नंबर का संविधान। 1, 3, 5 ये विशुद्ध संविधान हैं, और बाकी सभी 2, 4, 6 ये विकृत संविधान हैं। विशुद्ध संविधानों में कानून की सर्वोच्चता होती है, लोक कल्याण के अनुसार शासन करते हैं। अरस्तू कहता है कि यदि शासकों की संख्या वही रहे एक व्यक्ति के हाथ में, लेकिन उद्देश्य बदल जाए, तो विशुद्ध संविधान से विकृत संविधान हो जाएगा। विशुद्ध संविधान में कानून का शासन है, विकृत संविधान भ्रष्टाचारियों का शासन है, तो उसे निरंकुश तंत्र कहेंगे। और निरंकुश तंत्र में स्वार्थी और भ्रष्टाचार का शासन होगा। लेकिन अरस्तू कहता है कि ध्यान रहे कोई भी संविधान स्थिर नहीं है। जिस प्रकार ऋतु बदलती है उसी प्रकार संविधान बदल जाता है। और जैसे ही राजतंत्र का उत्तराधिकारी भ्रष्ट है तो निरंकुश तंत्र, और निरंकुश तंत्र भी भ्रष्ट है।
आपको पता है ये तो सेल्फिश लोगों का शासन है, तो इसके खिलाफ क्रांति हो जाएगी। और कौन सा शासन आएगा? कुलीन तंत्र। इसमें थोड़े से लोगों का शासन है, जो विशुद्ध संविधान है, लोकहित के लिए शासन करता है, कानून के अनुसार शासन है। लेकिन यह भी स्थिर नहीं रहेगा, इनके उत्तराधिकारी भी भ्रष्ट हो सकते हैं, इनके मन में भी लालच आ सकता है, ये संविधान भी बदल जाएगा। जब ये संविधान बदलेगा तो देखो सत्ता थोड़े से लोगों के हाथ में है, संख्या वही है, उद्देश्य बदल गया तो ये विकृत हो गया और ये भ्रष्टाचारियों का शासन होगा। इसे वर्गतंत्र भी कहते हैं। ये भी स्थिर नहीं है, इसके खिलाफ भी क्रांति होगी। और जब इसको बदला जाएगा तो अरस्तु कहता है ये संयत लोकतंत्र होगा। देखो राजतंत्र अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संविधान है, लेकिन ये प्लेटो की तरह ही है, ये इस धरती पर संभव नहीं है। लेकिन अगर धरती पर संभव है तो इसको सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक संविधान कहता है, जिसको मध्यम मार्ग पर आधारित कहता है, गोल्डन मीन पर आधारित कहता है। कानून के अनुसार शासन होता है, इसमें कानून की सर्वोच्चता होती है, लोक हित पर आधारित होता है। और इस शासन व्यवस्था में अमीर और गरीबी की ज़्यादा मध्य, अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा खाई नहीं होती है, आर्थिक विषमता कम होती है, मध्यम वर्ग की उपस्थिति ज़्यादा होती है। इसलिए अरस्तु ने 5वें नंबर के संविधान को सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक संविधान कहा है। ये संविधान भी बदल जाएगा और फिर आएगा भीड़ तंत्र, जिसे आज की तारीख में हम कहते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। अरस्तु कहता है ये भीड़ तंत्र निर्धन लोगों का शासन है, इसमें अनुशासनहीनता रहेगी, भ्रष्टाचारियों का शासन है, ये कानून के अनुसार शासन नहीं है, ये विकृति शासन व्यवस्था है, ये विकृत संविधान है। इसको भी बदला जाएगा। और जब इसको बदला जाएगा तो फिर वापस क्या आ जाएगा? राजतंत्र आ जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति का शासन है, विधि के अनुसार शासन है। फिर वापस निरंकुश तंत्र आ जाएगा, फिर वापस कुलीन तंत्र आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अरस्तु कहता है कुलीन तंत्र वंशानुगत भी होते हैं और कुलीन तंत्र उम्र के अनुसार भी होते हैं। अरस्तु ने कहा कि वंशानुगत कुलीन तंत्र अच्छा शासन नहीं है, इसलिए जो आयु के अनुसार जो कुलीन तंत्र बनेगा, जो प्रौढ़ आयु वाले होंगे, अनुभवी लोग होंगे, उनके अनुसार जो शासन होगा, वो शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र में ज़्यादा अच्छी रहती है। अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण का ये चक्रीय सिद्धांत है, ये चक्र कभी रुकेगा नहीं। तो दोस्तों ये एक वीडियो छोटा सा, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और बताएं कि अरस्तु ने जो संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है वो आज भी उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि आज भी विधि के अनुसार शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज भी लोक कल्याण पर आधारित कानून और नियम बनाए जा रहे हैं, आज भी वही सरकार स्थिर रहती है जिसमें आर्थिक विषमता ज़्यादा ना हो और गरीबों को हित में ध्यान में रख करके, गरीबों को ध्यान में रख करके नीतियाँ और पॉलिसियाँ बनाई जाएँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।